तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम 7th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन संस्कृति। इसके बारे में जानेंगे, सल्तनत कालीन संस्कृति के बारे में। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत के सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जाता है। शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों ने भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों के मिलन ने एक मिलीजुली संस्कृति का विकास किया। सल्तनत कालीन प्रशासन। अब देखेंगे सल्तनत कालीन उस समय का प्रशासन कैसा था। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में मुगल सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसे किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे। प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। इन्हें पहले इक्ता और बाद में विलायत कहा गया है। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पदों पर पद दिए जाते थे। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के नीचे जिले, इन्हें सरकार कहते थे तथा इनके नीचे उपसंभागीय क्षेत्र होते थे, जिन्हें शिक कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार तथा सिक के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। सिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। स्थानीय शासन। देखेंगे स्थानीय शासन व्यवस्था उस समय कैसी थी। प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता था। गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के
ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रहीं। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम हो गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक़्तिदारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़। अब देखेंगे सल्तनत कालीन समाज। उस समय का जो सल्तनत कालीन समाज था वो किस प्रकार के थे। सल्तनत काल के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रीति रिवाजों एवं विश्वासों में भी होने में समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन में उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की भी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लगीं। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सबसे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ से आंख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन उच्च विचार का बल दिया। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसको 2 पार्ट में बनाना होगा। तो आगे का चैप्टर कल बनाएंगे। थैंक यू।